अब कोई शुबा ही नहीं रहा, यह अगवा करने वालों में शामिल रहा हो या ना रहा हो, इस भीड़ में जरूर पेश था। उसका मतलब है कि शहर में कड़ी निगरानी हो रही है। गालिबन उसे इसी खास मकसद से एयरपोर्ट पर मुतय्यन किया गया होगा। खैर, उसे अभी देख लेते हैं। ये कहते हुए मैं अचानक ही बैतुल खला के निशानदेही करने वाले इशारे की समत में मुड़ गया। उधर कहाँ? सुल्तान शाह मेरा इंदिया न समझ सका और खड़े खड़े अपनी जगह घूम कर रह गया। तुम यही कहीं ओट में हो जाओ, मैंने जल्दी से कहा। मैं बैतुल खला की तरफ जा रहा हूँ। वो हमारी देर होने पर बुखला कर पलटेगा, हो सकता है कि सीधा बैतुल खला का ही रुख करे। बस तुम होशियारी से उसके पीछे हो लेना। मैं अपनी समत में बढ़ता चला गया। बैतुल खला में पहुंचकर चंद मिनट तक बिला वजह एक कैबिन में मैं बंद रहा। उस दौरान में मेरे कान बाहर की आहटों पर जमे हुए थे। मुझे महसूस हुआ कि वहां बेआवाज कदमों के साथ दाखिल हुआ। मैं कुंडी खोलकर बाहर निकला और सुरमई सूट वाला जो वहां खड़ा हैरान और परेशान नजरों से इधर उधर देख रहा था, सटपटा कर रुमाल से अपनी ऐनक की अच से साफ करने लगा। मेरा इरादा उसे भिजाने का था, मगर उसी लम्हे सुल्तान शाह सुरमई सूट वाले के अक में नमूदार हुआ। उसके हाथ में किसी वाश बेसन से निकला हुआ नकारा ड्रेन पाइप दबा हुआ था। उसे कबल के सुरमई सूट वाले ऐनकबाज को सूरत हाल में किसी तब्दीली का एहसास होता। सुल्तान शाह ने आखिरी पाइप दोनों हाथों में थाम कर बुलंद किया और पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। उसके हल्क से एक शदीद हिचकी सी बुलंद हुई, गर्दन एक तरफ लटक गई और वो यूं फर्श पर आ रहा जैसे उसकी पिंडलियों की हड्डियां यक बयक गुल हो गई हूँ। मैंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया कि सुल्तान शाह की नफीतुल ज़र्ब के नतीजे में उसकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर चुकी थी। नाइट कोच से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने की उजलत थी और इतनी रात गए एयरपोर्ट की इमारत के इस हिस्से में तकरीबन सन्नाटा ही नजर आ रहा था। लिहाजा उस दौरान में बैतुल खला के हदूद में भी कोई मुदाखलत न हुई। कोई मुसाफिर या अमले का रुकन अगर उधर आ निकलता तो हम दोनों के लिए नाकाबिले बयान दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। सुल्तान शाह ने भी उस वक्त बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया कि सर पर वार करने के बजाय उसकी गर्दन तोड़ने का काम किया था और यूं खून फैलने के इम्कानात खत्म होकर रह गए थे। हम दोनों ने फुर्ती के साथ उसकी बगलों में हाथ देकर उसे एक बाथरूम में घसीटा। फिर मेरे इशारे पर सुल्तान शाह बाहर निकल गया। मैंने उसकी जेबों की तलाशी लेकर सारे कागजात और रकम पर कब्जा कर लिया। कोट के अंदरूनी जेब में एक भरा हुआ रिवाल्वर भी मौजूद था, लेकिन मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद भी हाथ धोकर बाहर आ गया। सुल्तान शाह मुख्तसर सा सूटकेस संभाले बाहर मेरा मुंतजिर था। अपने दुश्मन पर वार करते हुए सूटकेस उसने शायद बाहर ही छोड़ दिया था, जो हमारे लिए बहुत अहम था क्योंकि हमारा सारा असलिहा उसी में मकफिल था। मुझे देखकर वो दाहिनी आंख दबाकर मुस्कुराया और मैं उसके साथ हो लिया। जो कुछ हुआ वो इस कदर आनन फानन और ऐसे पुरस्कून तरीके पर हुआ था कि मुझे खुद हैरत हो रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे कत्ल की उस वारदात के लिए पहले से रिहर्सल करके मुवाफकाना हालात पैदा किए गए थे, ताकि न मरने वाले को ज्यादा अजियत का सामना करना पड़े, न हमको कोई काबिल जिक्र दुश्वारी पेश आए। तुम्हारी छठी हिस्स का अंदाजा आज हुआ मुझको, मैं धीमी आवाज में कहा। इस बार लाहौर आते ही एक भेंट ले ली उसने। दूसरी कहो। वो मुस्कुराया। आज का पहला शिकार तो सलाम था जो वही रह गया। तारीख बदले 2 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। मैंने उसे रस्तवाज दिखाते हुए कहा और वो बस मुंह बना कर रह गया। सुरमई सूट वाला मेरे लिए कतई अजनबी था और अगर वो हमारी तलाश में बाहर से लौट कर बैतुल खला का रुख न करता तो शायद मैं सुल्तान शाह के शुबे को बहुत ज्यादा पसंद न देता। लेकिन मकतूल ने वहां लौट कर सुल्तान शाह के कयास पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी थी। उसी के साथ यह बात भी वाज़ेह हो गई थी कि इस बार लाइड्स कॉटेज वाले चारों खूट चौकस थे। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उन्होंने एयरपोर्ट की निगरानी कब से और क्यों शुरू करवाई थी, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं रहा था। एक इम्कान यह भी था कि शायद पिछले 36 घंटों में उन्होंने ट्रांसमीटर पर मुझसे राब्ता कायम करना चाहा और मुसलसल खामोशी से यह नतीजा अखज़ किया हो कि मैं शहर छोड़ चुका हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से मैं पूरी तरह बखबर नहीं था, लेकिन मुझे यह अंदाजा था कि तस्वीर अपने तौर पर वाकयात की तह तक पहुंच चुका था और खूब समझ रहा था कि उन बेदरपे वारदातों के पीछे लाइड्स कॉटेज के स्टेट मैनेजर का कोई कर्ज ख्वाह नहीं, बल्कि मैं खुद सरगर्म था और वो ये भी जानता था कि मेरा असल ठिकाना कराची में है। लिहाजा मेरी खामोशी से उसने बआसानी यह नतीजा अखज़ कर लिया होगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर को दी गई 2 रोज की मोहलत पूरी होने से बेशतर मैं दोबारा लाहौर का रुख करूंगा और उस मुख्तसर मुद्दत में कराची तक 2 तरफा सफर के लिए मुल्क में फिजाई सफर का एक ही रास्ता मुयस्सर था। लिहाजा उसने अपने आदमी एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की जांच पड़ताल पर मामूर कर दिए थे। अब ये मेरी खुशनसीबी थी कि सुल्तान शाह के उकाबी मुशाहिदे की बिना पर तस्वीर का वार बुरी तरह नाकाम हो गया था। इन्हीं ख्यालात की रूह में डूबा आने वाली गंभीर दुश्वारियों से बेखबर सुल्तान शाह गहवरा टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा और किसी जानिब से एक टैक्सी हमारे करीब आ रुकी। ड्राइवर फुर्ती के साथ अपनी नशिस्त से उतरा और मंजिल या किराए के बारे में कोई इस्तफसार किए बगैर हमारा सूटकेस टैक्सी की डिक्की में डाल दिया। हम दोनों पिछली नशिस्त पर बैठ के उसने होटल का नाम सुनते टैक्सी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट और फिर छावनी के हदूद से निकलने के लिए ड्राइवर ने सीधा रास्ता छोड़कर टैक्सी गलियों में घुमानी शुरू की।
तो मुझे दोबारा होटल का नाम दोहराना पड़ा। साहब आप बेफिक्र रहे, मैं इस तरह निकलूंगा। आज टेलीफोन वालों ने जगह जगह से सड़क खोद कर उधर के रास्ते बंद किए हुए, नया आदमी तो यहाँ चकरा कर रह जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने मुल्तजाना लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। फिर टैक्सी बराह रास्त माल रोड पर निकलने के बजाय एक अजनबी सड़क पर बढ़ती नजर आई तो मैं चौंक पड़ा और आसाब पर अजीब सी बेचैनी तारी होने लगी। ये तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? इस बार मैंने ड्राइवर को तुर्श लहजे में मुखातिब किया। खामोश बैठे रहो, बदले तो हमकाना लहजे में गुराया और मेरी निगाहें बेइख्तियार पीछे घूम गई। टैक्सी के ताक़ुब में एक और कार भी उसी सड़क पर बढ़ती चली आ रही थी। ड्राइवर हम दोनों के मुकाबले में कमजोर था, लेकिन उसके लहजे में छुपा हुआ एतमाद बता रहा था कि पीछे आने वाली गाड़ी में भी उसके साथी सवार थे। एक लम्हे के लिए मेरा ज़हन सुन्न होकर रह गया। इस बार हम पर भरपूर चाल डाला गया था। सुरमई सूट वाले को हमने बेशक मौत के घाट उतार दिया था और अपनी दानिश में गुलू खुलासी हासिल कर ली थी, लेकिन वह हमारी तलाश में अंदर लौटने से पहले अपना काम दिखा चुका था। उसकी निशानदेही की बिना पर हम बाहर कदम रखते ही पहचान लिए गए और उनके एक आदमी ने तायत इत्मीनान से हमें अपनी टैक्सी में सवार करा लिया, जबकि बाकी आदमी मुनासिब मौका की तलाश में दूसरी कार में हमारे पीछे हो लिए। वो सूरत हाल हमारे लिए बहुत संगीन थी। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल गैर मुसल्ला थे। हमारे हथियार सूटकेस व मकफिल थे जो हमारी दस्तरस से बाहर कार की डिग्गी में बंद थे, जबकि पिछली कार तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो लोग आबाद इलाके में दाखिल होने से पहले हमें बेदस्तो पा करके अपना कैदी बनाने की कोशिश करेंगे और रास्ते की तब्दीली भी उसी मकसद के लिए की गई थी। डैशबोर्ड से आने वाली मध्यम रोशनी के निकास में मेरी और सुल्तान शाह की आंखें चार हुई और मैंने उसके बुशरे पर एक बार फिर खून की प्यास मुसल्लत देखी। वो सही मानों में खूनखार भेड़िया था जो किसी मुश्किल में फंसने के बाद सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। मैं उछलकर ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर पहुंचा और सुल्तान शाह ने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। टैक्सी झटका लेकर सड़क पर लहराई। उसी लम्हे हल्के से खटके की आवाज हुई और उससे कबल कि ड्राइवर अपने बाएं हाथ में दबे हुए चाकू का फल मेरे बदन के किसी हिस्से में उतारने में कामयाब हो जाता, मैंने पूरी सख्ती के साथ उसका बाजू गिरफ्त में लेकर मरोड़ना शुरू कर दिया। वो दोनों तरफ से इस बुरी तरह शिकंजे में आया कि स्टीयरिंग उसकी गिरफ्त से निकल गया। वो तो गनीमत था कि टैक्सी के अगले पहियों और स्टीयरिंग का मैकेनिज्म काबिल रिश्क हालत में था, वरना टैक्सी उस रफ्तार से किसी भी ढलान पर उतर कर उलट सकती थी। मेरा अंदाजा था कि सुल्तान शाह ड्राइवर को पिछली नशिस्त पर उठा लेगा, लेकिन उसने न जाने क्या देखा कि झुक कर चलती हुई टैक्सी का ड्राइवर की सिमत वाला दरवाजा खोला और अगले लम्हे ड्राइवर होलनाक चीखों के साथ चलती कार से नीचे लुढ़क गया। गिरते हुए उसने संभाला लेने की सरतोड़ कोशिश में अपना चाकू अगले पायदान में फेंक दिया और स्टीयरिंग थामने की कोशिश की। अगर मैं बर वक्त स्टीयरिंग ना संभाल लेता तो टैक्सी बुरी तरह दाहिनी तरफ दायरे की सूरत में घूम जाती। चंद सानियों के लिए टैक्सी को बुरी तरह धचके लगे, लेकिन मैंने सुरात के साथ ड्राइविंग सीट संभाल कर रफ्तार एकदम बढ़ा दी। टैक्सी के लहराने की बिना पर पिछली गाड़ी वालों ने शायद गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था और रफ्तार बढ़ाकर टैक्सी के बिल्कुल अक्कब में आ चुके थे, लेकिन टैक्सी की सड़क पर लहराने के बायस वो आगे निकलने की हिम्मत न कर सके। जिस वक्त सुल्तान शाह ने ड्राइवर को सड़क पर धकेला तो पिछली गाड़ी दाहिनी सम से घुसकर आगे निकलने के लिए कुछ आती। अगर उसको पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर न रोका गया होता तो टैक्सी ड्राइवर उसी गाड़ी के पहियों तले रोंदा जा चुका था। मैंने कबनुमा आईने में देखा कि पिछली गाड़ी उस मकाम पर रुकी थी जहाँ ड्राइवर को बेरहमी के साथ फेंका गया था। हेडलैम्प की रोशनी में एक तंदुरुस्त इंसानी हिफ्जा सड़क पर पड़े हुए साए को सहारा देता नजर आया। फिर पिछली गाड़ी उन दोनों को वहीं छोड़कर आंधी और तूफान की रफ्तार से हमारे पीछे पड़ने लगी। पिछली सीट उखाड़ दो, मैंने पायदान से चाकू उठाकर सुल्तान शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और सूटकेस इधर खींचकर असलहा निकालो, वरना आज की रात हम बेमौत मारे जाएंगे। पिछली नशिस्त रैक्सीन फटने और बट टूटने की आवाजें आने लगी। मेरी आदात महदूद और मुख्तसर सी थी, लेकिन सुल्तान शाह की अकल उस वक्त बहुत ऊंची परवाज कर रही थी। चंद सेकंड बाद उसने पिछले दरवाजे से टैक्सी की अकबी नशिस्त और उसके पुश्त गाज सड़क पर लुढ़का दी। पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के लिए वो नागाहानी रुकावटें एक इम्तिहान बन गई। ब्रेक चलाने की आवाजों से वीराना गूंज उठा और हमारे दरमियान कम होता हुआ फासला एक बार फिर बढ़ गया। जीते रोबर गुद्दार, मैंने नारा लगाया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, मैं तैयार हूँ। कदर तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह की बोझल आवाज सुनाई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कुली खूनरेजी का मौका पाकर उस पर नशा सा चढ़ने लगा। उन्हें करीब आने दो, मैं एक एक कुछ छलनी कर लूंगा। खूनरेजी की जरूरत नहीं, मैंने संजीदगी से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। कोशिश करूँ कि वो खौफजदा होकर फरार की राह इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए। मेरे पास चले तो उनकी चिड़िया के बच्चे को भी जिंदा न छोड़ूं। उसकी तलख और भराई हुई आवाज उभरी, आज की रात मैं उनके लिए यादगार बना दूंगा। अब तो असलहा भी मौजूद है मेरे पास। मैंने अपने वजूद की गहराइयों में उदासी की लहर सी उभरती महसूस की। तुम ठीक कह रहे हो सुल्तान शाह, लेकिन ये भी इंसान है, कोई गाजर मूरी तो नहीं कि उन्हें बिला इम्तियाज निस्तु नाबूद कर दिया जाए। जरा कामरान को याद करो। उसकी आवाज में तलखी गहरी होगी।
वो मेरा नहीं तुम्हारा होने वाला साला है, ये जिंदा लाशों के परवरदिगार है साहब। करते जज्बात से वो तकरीबन चीख पड़ा। ये हीरोइन नहीं मौत बल्कि बदतरीन मौत बेचती है और इनके खरीदार इस मौत को गले लगाने पर मजबूर है। कसम परवरदिगार की कि मैं इनमें से किसी को कभी माफ नहीं करूंगा। इतना ऊंचा ना बोलो सुल्तान शाह, मैंने धीमे लहजे में कहा। चाहे तुम ही ने बताया था कि तुम्हारी जमीनों पर भी अफयून की काश्त होती है। अफीम, चरस, भंग, गांजा, शराब सब बेकार बातें हैं डैनी साहब। उस वक्त वो शायद ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। ये सब नशे हैं जिन्हें तुम जब चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन हीरोइन गुलामी है, गुलामी। आदमी मर सकता है लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। फिर अचानक ही एक होलनाक धमाके के साथ टैक्सी में बारूद की बू फैल गई। पीछे आने वाली कार उस फायर की सत में आई थी, क्योंकि दोनों का दरमियानी फासला एक बार फिर घटने लगा था। साइलेंसर क्यों नहीं चढ़ा लिया सुल्तान शाह, मैंने अपना सर झटकते हुए कहा। धमाका जब तक कान गर्म न करे गोली चलाने में मजा नहीं आता साहब। वो इस वक्त हर जाविये से कट्टर कबायली बना हुआ था। धमाके में जरा मर्दाना शान होती है और दिल में बढ़ता है। चलो तो फिर यूं ही सही, मैंने उसके जंगी फलसफे के सामने हथियार डालते हुए कहा। मैं कच्चे में टैक्सी रोकने जा रहा हूँ, सूटकेस संभाल कर नीचे आ जाना। अब वो जिंदा लौटेंगे या हम दोनों। मैं मर भी जाऊं तो परवाह न करना, उसने करख्त लहजे में कहा। मैं गांव से हीरोइन बेचने के ख्वाब लेकर कराची आया था, लेकिन अब उससे नफरत हो चुकी है। उससे जिसका भी रिश्ता है यूं समझो को मेरा खुला दुश्मन है। फिर पीछे से फायर हुआ और गोली हमारी टैक्सी की आईनी बाड़ी से टकरा कर रहेगी। अकबनुमा आईने में पिछली कार की रोशनियों का इनिकास कभी करीब और कभी दूर होता नजर आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो लोग ताकुब जारी रखने या मुतसादम होने के बारे में कोई फैसला न कर पा रहे हो। होशियार, मेरी आवाज लगाई और टैक्सी अचानक दाहिनी तरफ कच्ची ढलान पर उतारती और शदीद झटकों के दरमियान कुछ दूर जाकर ब्रेक लगा दिए। सुल्तान शाह मुझसे पहले नीचे कूद चुका था। मैं भी इग्निशन की चाबी जेब में डालता वो नीचे आ गया। उसके सामने दूसरी कार सड़क पर रुक चुकी थी, लेकिन उसमें से कोई उतरता हुआ नजर नहीं आया था। मेरा ख्याल है कि उनसे टकराने के बजाय हम बचकर किसी तरफ निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे तारों की छांव में सड़क पर खड़ी हुई कार को घूरते हुए कहा। मेरी दानिश में मुकाबला सूदमंद रहेगा। उसे फिक्र अमेज लहजे में कहा। इनमें से कोई हाथ आ गया तो खासी मालूमात हासिल हो सकेगी। हो सकता है कि मुकाबला बराबर ही का हो। मुझे भी कार में दो ही हेवले नजर आ रहे हैं। मैंने उधर से नजरें हटाए बगैर कहा, लेकिन वो कार में बैठे क्या कर रहे हैं? उसी लम्हे वो दोनों मोहतात तरीके से कार से निकलते नजर आए। सुल्तान शाह का इरादा गोली चलाने का था, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से मैंने उसे रोक दिया। मेरे इमा पर सुल्तान शाह ने दूसरा पिस्तौल साइलेंसर लगाकर मेरे हवाले कर दिया। उधर सड़क पर फैली हुई तारीकी में वो दोनों गायब हो चुके थे और सड़क के किनारे कार का हेवला रात की तारीकी में असेबी मंजर पेश कर रहा था। मैंने सुल्तान शाह के साथ सरगोशियों में प्रोग्राम तय किया। उसे मेरी एक तजवीज पर शदीद एतराज था, लेकिन मेरी इसरार पर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और मैं टैक्सी की चाबी उसके हवाले करके एक तवील चक्कर काटते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगा। उस दौरान में उन दोनों की झलक तक न दिखाई थी। बस ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें जमीन निकल गई हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो तारीकी और झाड़ियों की आड़ लेते हुए टैक्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। रात के बेकरार सन्नाटे में चीगड़ों के मुसलसल शोर में आखिरकार मैं सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कुछ देर तक मैं उनकी स्याह मजदा से कुछ दूर सीने के बल सड़क पर पड़ा कार का जायजा लेता रहा। जब मुझे वहां जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आए तो मैं मोहतात अंदाज में कार के करीब पहुंच गया। मुझे हर लम्हे ये खौफ लाहक था कि कहीं वो दूर से अपनी कार के नजदीक एक इंसानी हेवली को हरकत करते देखकर मेरी हिकमत अमली का अंदाजा न लगा ले। कार खाली पड़ी हुई थी, दरवाजे गैर मुक्तल थे और इग्निशन से चाबी गायब थी। मैंने वहीं पड़े पड़े हल्क से किसी खारिज़दा कुत्ते किसी बिलबिलाती हुई आवाज बुलंद की। उसके पास गश्त मादूम भी न होने पाई थी कि वीराने में आची असले का नगमा गुनगुना उठा। मुझे खुशी हुई कि सुल्तान शाह ने इशारा सुनते ही कार्रवाई का आगाज कर दिया था। फिर यके बाद दीगरे मजीद दो फायर हुए। पुरशोर धमाकों से जाहिर हो रहा था कि हरीफों के पास भी बड़े बोर का असलेहा मौजूद था। उसके बाद तो दोनों ही तरफ से फायरिंग में तवातर आ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दोनों फरीकों में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा राउंड फायर करने का मुकाबला शुरू हो गया है। मान मुझे टैक्सी ड्राइवर का ख्याल आया जिसे हमने काफी दूर चलती हुई टैक्सी से नीचे फेंक दिया था और फिर उसकी देखभाल के लिए स्याह मजदा से एक आदमी वहां छोड़ दिया गया था। अगर उस वक्त वो दोनों भी उस तरफ आ निकलते तो मेरी चाल बुरी तरह नाकाम हो सकती थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। सुल्तान शाह जरूरत से ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहा था। उसकी फायरिंग में तवील वक्फे आने लगे थे, जबकि उसके हरीफ पूरे जोशो खरोश से गोलियां चला रहे थे। अगर फायरों के शोर की ही बिना पर कोई अंदाजा कायम करना होता तो यही किया जा सकता था कि एक फरीक के पास मैगजीन की कमी वाक़ हो गई थी और वो कवायद शायरी पर उतर आया था। आखिरकार वो वाक़या ज़ाहुर पजीर हो ही गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। फिजा एक होलनाक इंसानी चीख से लर्ज उठी थी। यूं मालूम हुआ था जैसे कोई गोली की जद में आ गया हो। दोनों तरफ से फायरिंग थम गई। फिजा पर छाया वो सुकूत असाब शिकन सा महसूस होने लगा। फिर यकजा किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई और टैक्सी निश्चित दायरे में घूमकर तेजी के साथ सड़क की तरफ आने लगी।
उस पर पै दर पे कई फायर किए गए, लेकिन नाहमवार कच्ची जमीन पर तोड़ने के बायस उस अंधेरे में किसी बेहतरीन निशानेबाज के लिए भी उसके किसी मखसूस हिस्से को निशाना बनाना नामुमकिन था। इत्तफाकन कोई गोली किसी टायर या इंजन के हिसास हिस्से को चाट जाती तो और बात थी। खुद को टैक्सी के हेडलैम्प से बचाने के लिए मैं सीने के बल पथरीली जमीन पर गिर गया। आनन फानन में टैक्सी सड़क पर आई और तेजी के साथ आगे रवाना होगी और मैं धड़कते हुए दिल के साथ हमलावरों के रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगा। टैक्सी के पीछे उड़ते हुए गुबार के धुंधलाते ही मुझे वो दोनों बेतहाशा सड़क की तरफ आते नजर आए। शायद उनके फरिश्तों को भी तवक्को नहीं थी कि उनका मद्दे मुकाबल जमकर मुकाबला करते करते यूं अचानक किसी चूहे की तरह भाग निकलेगा। अब गालबन वो जल्द अज जल्द अपनी कार तक पहुंचकर ताक़ुब शुरू करना चाहते थे। मैं कार की आड़ में छुपा उन दोनों का इंतजार करता रहा। फिर जो ही वो जद में आए, मैंने पिस्तौल सीधा करके यके बाद दीगरे 2 फायर किए और वो दोनों ही भागते भागते खाक में लौट गए। उनमें से एक की चीखें बहुत दर्दनाक थी। मेरा अंदाजा था कि वो जिंदा न बच सकेगा और चंद सेकंड में उसकी आवाज खड़खड़ाहटों में तब्दील होकर मासूम होगी। दूसरा बददस्तूर वही पड़ा करा रहा था, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ वरना तुम्हें भी भून दूंगा। तवील सुकूत के बाद मैंने गहर बार लहजे में वार्निंग दी। मैं उठ नहीं सकता, गोली मेरे पेट में लगी है। कराते हुए जवाब दिया, क्या दूसरा किस हाल में है? पता नहीं, बेहोश हुआ है या शायद मर ही चुका है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ये तो तुम ही बताओगे कि क्या समझकर हमारे पीछे लगे थे। ये कहते हुए मैंने अंधेरे में नजरें जमाकर उन दोनों का जायजा लिया तो एक बेहिस्स हरकत पड़ा हुआ था और दूसरा पेट दबाए पहलू बदल रहा था। जब मुझे उनके बेजरर होने का यकीन हो गया तो मैं आगे बढ़ा और जख्मी का कॉलर पकड़कर उसे घसीटता हुआ मजदा के सामने लिया। मेरा इरादा था कि हेडलैम्प की रोशनी में उसकी तफसीली चामा तलाशी लूंगा, लेकिन जब उसने गड़बड़ाकर मेरा मुद्दा दरियाफ्त किया तो मुझे फिल बदी एक मुअस्सर धमकी सूझ गई। वो गोली से मर गया। तुम्हारे चेहरे पर से कार का पहिया गुजारूंगा ताकि तुम्हारा आका एक जैसी लाशें देखकर उकताहट का शिकार न हो सके। नहीं, वो दहेज ज़्यादा आवाज में चीखा और फिर जमीन पर करवटें लेता वो फुर्ती के साथ कार के सामने से अटका। तुम ये दरिंदगी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैंने जहरीले लहजे में सवाल किया। तुम मामू तो नहीं हो मेरे? मुझे कुछ मालूम नहीं, वो खौफजदा अंदाज में बोला। हमें सादिक ने मुआवजे पर बुलाया था, हम कल से उसके साथ लगे हुए थे। ये सादिक कौन है और तुम्हें किस लिए रखा गया था? वो इस वक्त भी एयरपोर्ट पर होगा। तुम दोनों का उलिया बताकर दोबारा अंदर गया था, फिर वापस नहीं लौटा। हमें उसके माँ पर किसी को अगवा करने के लिए तैयार रहना था। तुम इत्तफाकन दरमियान में आ गए। ये सारा बखेड़ा ही तुम्हारे लिए था। मेरे लिए समझना दुश्वार नहीं था कि सुरमई सूट वाला इस सादिक रहा होगा जिसकी लाश एयरपोर्ट के एक बैतुल खला में पड़ी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर किसका आदमी था? वो भी हमारा ही साथी है। वो मशीनी अंदाज में हर बात उगलने के लिए तैयार था। हम तादाद में 4 थे। चौथे को ड्राइवर की देखभाल के लिए वहीं उतार दिया जहां तुमने ड्राइवर को फेंका था। असलहा किसने फराहम किया था? असलहा हमारा अपना है। तुम ना आते तो हमें बगैर काम के 10,000 मुआवजा मिलता। कामयाब अगवा की सूरत में मुआवजे की रकम 5 गुना हो जाती। बस इसी लालच में जान हथेली पर रखकर तुम्हारे पीछे उलिए थे। मुआवजा कैसे मिलना था? 10,000 पेशगी मिल गए थे, 40,000 तुम्हें पहुंचाने पर मिलते। मुझे कहाँ पहुंचाना था? बेहोश करके मिस्री शाह के एक वीरान कारखाने में पहुंचाना था जहाँ सादक खुद हमारा इंतजार कर रहा होगा। इंतजार तो वो जहन्नम में कर रहा होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और पीछे हटकर स्याह मजदा के बोनट के सहारे टिक गया। जख्मी ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त ही मालूम हो रहा था। तंजीम के बड़ों की ये हिकमत अमली कई मौके पर सामने आ चुकी थी कि भीड़ भाड़ के आर्जी कामों में कभी अपनी बाकायदा नफरी नहीं झोंकते थे, बल्कि एक आध आदमी के जरिए जेर जमीन दुनिया के पेशावरों की आर्जी खिदमात हासिल करने को तरजीह देते थे। काम हुआ और भीड़ भाड़ खत्म। उस एतबार से जख्मी इतना बड़ा मुजरिम नहीं था कि उसे मार ही दिया जाता। उसका दूसरा साथी भी अपनी बदकिस्मती की बिना पर मारा गया, वरना मेरी दानिश में वो दोनों जिंदा छोड़े जाने के मुस्तहिक थे। बस जरा सी गोशमाली की जरूरत थी जो पहले ही हो चुकी थी।